आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारों का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसले लिए गए हैं। और पार्टी ज़राए के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सियासी इत्तेहाद का फैसला कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त जहां दिल्ली के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारों की एक अहम बैठक मुनक्कद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले जो लोकसभा इंतखाबात हैं उस हवाले से कुछ हतमी फैसले लिए गए हैं। और पार्टी ज़राए के मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर जो 3 सीटें हैं उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सियासी इत्तेहाद का फैसला कर सकती है। और पार्टी के सीनियर लीडरों ने इस बात की वजाहत की है कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस हिमायत का ऐलान करेगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस अब वादी कश्मीर में जो 3 सीटें हैं, जहां पर राजौरी अनंतनाग वाली सीट, श्रीनगर सीट और उसके साथ साथ ही बारामुल्ला लोकसभा सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का ऐलान करेगी। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पे मौजूद है। इशफाक, बड़ी और अहम खबर, इससे पहले हम जब एक और इत्तेहाद की सुबह हमने खबर की, उसके बाद ही अब दिल्ली से बड़ी और अहम खबर, जहां अब कांग्रेस इस बात का ऐलान करेगी कि वो वादी की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का हिमायत का ऐलान करेगी। देखिए, बिल्कुल अभी जो हमारे पास कंफर्म खबर है वो यही है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ही इस बात का फैसला लिया गया है कि किस तरीके से लोकसभा के चुनावों को आगे बढ़ाया जाए। और जब तक लोकसभा के चुनावों की हम बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक चीज जो खुलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हो गया है। और लगभग 4 बजे के आसपास ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुकुल वासनिक इस बारे में करेंगे और ये साफ कर देंगे कि किस तरीके से किन किन सीटों पर अलायंस हुआ। अलायंस जो अभी तक हुआ है वो ये है कि घाटी की जो 3 सीटें हैं, जो सूबा कश्मीर की 3 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कांग्रेस करेगी और 2 सीटें जो जम्मू प्रोविंस की है वहां पर सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की करेगी। जो हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैंपेन कर रहे थे, लाल सिंह की भी और रमन भल्ला की भी। तो इस तरीके से जो पिछले कई दिनों से एक मखमसा चल रहा था कि क्या इंडिया अलायंस आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, उसमें एक क्लियरिटी हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सबकी नजर ये है कि महबूबा मुफ्ती का रोल कहां पर बनता है, क्योंकि पीडीपी लगातार ये बात बता रही थी कि देखिए मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं और कांग्रेस का एक रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने पीडीपी को इस वक्त नजरअंदाज किया है तो ये सीधी बात होगी कि इंडिया अलायंस में फिर पीडीपी के लिए जगह बहुत कम बची है। इशफाक, जिस तरह से इससे पहले भी हमने खबर भी की है, जो इस वक्त भी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, जो जनूबी कश्मीर की सीट है जहां पर डीपीएपी और अपनी पार्टी के दरमियान जो बातचीत चल रही है और आने वाले वक्त में एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है उस हवाले से। अब जिस तरह से कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो हिमायत का ऐलान करेगी, एक बड़ी और जो हॉट सीट बनी हुई है इस वक्त अनंतनाग और राजौरी की सीट। देखिए, बिल्कुल अलायंस बनेगा नहीं बनेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साउथ कश्मीर प्रोविंस में साउथ कश्मीर की जो नई सीट है ये वाकईतन एक हॉट सीट के तौर पर उभर रही है। और जिस तरीके का अब अलायंसेस बन रहे हैं वो इसको और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से महबूबा मुफ्ती होगी जो अलायंस का नाम तो ले रही थी लेकिन अलायंस से बाहर अब है, दूसरी तरफ से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ होगी, तीसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और अगर आजाद वाली पार्टी के बीच में अलायंस होता है तो ये फिर एक दिलचस्प मुकाबला बनेगा वहां पर। इशफाक, आखिर पर जानना चाहेंगे, क्या जो इत्तेहाद और साथ ही साथ जो हिमायत, क्या ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक कड़ा मुकाबला होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये 5 पार्लिमानी सीटें हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो सीधी बात है कि अगर ये अलायंस बनता है तो इसके बाद ये पूरा मामला बड़ा टफ हो जाएगा और ये सीधी बात होगी, ये एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का होगा, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी हिमायत याफ्ता लोग होंगे। अगर बीजेपी ने वहां कैंडिडेट खड़ा नहीं किया
दूसरी तरफ से कांग्रेस हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स होंगे, तो सीधी सीधी बात है, ये नेशनल कप पर आप देखेंगे तो ये काफी दिलचस्प भी होगा और मुकाबला डायरेक्ट भी होता होते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दिल्ली से इस वक्त जो बड़ी और अहम खबर आ रही है कि जहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरान हैं उनकी एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुतालिक कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और ये माना जाता है कि अब कुछ ही देर के बाद ही वादी से 3 उम्मीदवारों के लिए नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिमायत का ऐलान करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का ऐलान करेगी। जो 3 पार्लिमानी निशस्तें हैं, साउथ कश्मीर की जो राजौरी अनंतनाग निशस्त है, उसके साथ साथ ही श्रीनगर निशस्त और साथ ही साथ बारामूला निशस्त पर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का ऐलान करेगी और माना जाता है कि करीब 4 बजे ये बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमायत का ऐलान करेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के जम्मू कश्मीर रियासती सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर से सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर वज़रा की जम्मू कश्मीर दौरे से आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को काफी फायदा मिलेगा। के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतेगी। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो माहौल है उसमें चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आती है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होगा और बीजेपी अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट भी जीतेगी। बारामूला और श्रीनगर की लोकसभा सीटों पर अगर पार्टी ऐलान करती है अपने उम्मीदवार का तो हम वहां भी अपोजिशन को कड़ी टक्कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को उधमपुर के नरेंद्र मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ साहब 10 अप्रैल को कठुआ और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली आ रहे हैं और इसके बाद श्री अमित शाह साहब जम्मू आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब और शाहनवाज हुसैन साहब के भी प्रोग्राम यहाँ लगे हैं। पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह, जोश और जुनून के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ ये इलेक्शन जीतेंगे। बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर सबसे मजबूत दावेदार है, प्रबल दावेदार है। हमारा तंजीमी नेटवर्क अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर सबसे मजबूत है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, अपने दम पर लड़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ लोग महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए कुछ लोग महबूबा मुफ्ती की आवाज को कुचलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अनंतनाग राजौरी के लोगों पर काफी उम्मीदें हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर काफी मुश्किलात से गुजर रहा है और इन मुश्किलात का हल निकालना लाजमी है। जानीपुर जम्मू में कबायली लड़की से छेड़छाड़ करने के वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुतासरा को इंसाफ फराम होना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने बिजबियारा में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की खबर पर फातिहा ख्वानी के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। आराम से पानी जैसे आज मैं बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का, मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर बहुत ही चैलेंजेस का को फेस कर रहा है और ऐसे में जो हमारी सरजमीन है जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है, जिसको दुनिया में जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, तो आज उसी सरजमीन हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी शनाख्त के ऊपर ख़तरनाक किस्म के बादल मंडला रहे हैं जी। तो उसका नेचुरली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, तो इसलिए मैं आई थी और यहाँ दुआ की, यहाँ फातह की जी। तो उम्मीद क्या है हमें? इंशाल्लाह उम्मीद तो मेरे लोग हैं जी।
चाहे वो साउथ कश्मीर के लोग हैं जिस वतन की मैं रहने वाली हूँ, चाहे वो पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ मैंने शायद ही कोई गांव, कोई जगह, कोई इलाका वहाँ हो जब वहाँ लोग मुसीबत में थे, जब वहाँ लोगों को मारा जाता था, दिन दहाड़े कत्ल किया जाता था, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो सरेंडर्ड मिलिटेंट थे या फोर्सेस के लोग थे। तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैंने कोशिश की है, जब भी हमारे लोगों के ऊपर तकलीफ़ आई है तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से, कोई मैं बहुत ताकतवर इंसान नहीं हूँ, पर अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं उनके जुल्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जिसमें हमारे गुजर, पहाड़ी और ये जो बकरवाल कबीले के लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता है, क्योंकि लगता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले जानीपुर जम्मू में भी एक हादसा हुआ जहां एक ट्राइबल बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की कुछ गुंडों ने, और उसके बाद जब उसको बचाने के लिए उसकी घर के माँ गई और भी कोई लेडी चली गई तो उनको इतना पीटा कि अस्पताल में वो इस वक्त दाखिल हुई हैं। और पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय वो काउंटर FIR देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी मुश्किलात, ये सारे जो जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ मैंने वक्तन फ़वक्तन मेरे पास क्या एक आवाज़ ही है वो उठाई है। तो मैं सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो मेरे अपने वतन के लोग हैं, मेरे गुलाम शाह पातशाह रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के लोग हैं, वो इस बात की कदर करेंगे और मुझे, मेरी आवाज़ को ताकत देंगे। देखिए, ये तो इसमें तो जमहूरियत में तो कोई भी किसी के साथ कम्पीट कर सकता है, आप तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, वो तो चलता रहता है। लेकिन अनंतनाग राजौरी को ही इतना हॉट क्यों बनाया गया? देखिए, आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बड़ी निशाना अगर किसी को बनाया तो PDP को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला जाए, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आती, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं, तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी माइग्रेंट पिंटू के एक वफद ने आज रिलीफ कमिश्नर अरविंद किरमानी से अपने मसले के हवाले से मुलाकात की है, जिस दौरान हुकाम से कहा गया है कि उन्हें माहाना की बुनियाद पर राशन गांठों पर राशन फराहम किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगरचे उन्हें पहले साल भर के लिए टोकन मिलता था, जिसके बाद वो मुतल्लिका राशन स्टोरों पर राशन लेने आते थे, ताहम अब उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें हर माह टोकन लेकर राशन लेना होगा, जिस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और मांग की है कि जिस तरह उन्हें पहले मिलता था उसी तरह उन्हें राशन दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में आकर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मेरा नाम सुनील पंडित है। मेरा नाम सुनील पंडित है, एक कश्मीरी पंडित विस्थापित। मैं सन 1990 से लेकर आज तक जो अपने देश में दंडित कश्मीरी पंडित। समस्या एक छोटी सी थी, जो हमें राशन का कूपन मिलता था महीने को, जो हर महीने में जो हम जो 1 साल का जो लाते थे, उसके बाद जो हम महीने में एक बार लाते जाने के लिए लाते थे, उसके हिसाब से हम राशन को लाते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, इनको जो कोई भी ऑर्डर जो है नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंट, लेकिन बड़ी शर्म की बात है आज भी जो हमें उसका जो है कोई सही समाधान नहीं निकला। हमें आज भी जो घुमाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने LG साहब से कह रहा हूँ, अपने होम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ कि हमें ये जो राशन का कूपन जो मिलता था साल भर, जिसमें जो हमें 12 महीने का जो है सिंगल कूपन मिलता था, वो हम महीने को जाके जो अपने डिपो से लाते थे। लेकिन आज सरकार का ये कहना है, हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब का ये कहना है साहब कि ये कूपन जो आपको हर महीने में जो है आपको जोनों में
में जाना पड़ेगा, वहां से आपको वहां से साइन करके जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर को रिवोक किया और ये इम्प्लीमेंट किया तो ठीक नहीं किया, तो 7 दिन के बाद जो हम लोग यहीं पर इसी जगह पर जो मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, जिसका जिम्मेदार जो है सरकार होगी। क्या बात हुई सर? आपको पता ही है पिछले 10 दिनों से एक मसला चल रहा है, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मुसीबत में डाल के रखा है। देखो हमारे को जब से हम कश्मीर से यहाँ आए, हमने ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर ली अपने 33 साल। हमें सरकार की तरफ से राशन मिलता है, एक आदमी को 9 किलो चावल मिलता है, उसके लिए एक राशन बुक मिलती थी। उस राशन बुक को ये महीना करना चाहते हैं कि भाई आपको राशन बुक आपने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में हमारे दफ्तर पे आना है, फिर वो स्लिप मिलेगी, फिर आप डिपो पे जाओगे, फिर आप चावल लाओगे। हमने इनको बोला था कि सर ये पहले 10 साल, कम से कम 10-12 साल से ये प्रेसिडेंस चल रही थी कि हमें मार्च के महीने में पूरे साल का एक टोकन स्लिप मिलती थी, राशन स्लिप, उस पर हम मंथली जाते थे, डिपो के पास जाते थे और चावल ले आते थे। इन्होंने उसी में हमें उलझा के रखा कि भाई नहीं आपको हर महीने आना पड़ेगा, आपको हर महीने आपको ये स्लिप लेनी पड़ेगी। और इन्होंने ये कहा कि भाई CAPD और रिलीफ डिपार्टमेंट में अगर कोई आपस में अटी-सटी चल रही है, ये कहते हैं जी वो 23 करोड़ रुपए का पता नहीं बैलेंस निकाल रहे हैं। भाई हाउ आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? माइग्रेंट को क्या पता है आपने 23 करोड़ देने हैं कि 25 करोड़? हमें तो 3 रुपए किलो वाले चावल देते हो आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आप इतनी चीजें उजागर कर रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो राशन डिपो हैं उन पे जाके देखिए, 1/4 चावल उसमें 80% होता है और आधे चावल उसमें होते हैं जो खाने वाले भी नहीं होते हैं। मुझे बताइए आप चीनी का देखिए, आप कभी भी, मैं आपको गारंटी चैलेंज करता हूं, कोई भी आदमी जाके देखिए वो चीनी खाने लायक है। अब हमने रिलीफ कमिश्नर साहब को अभी टाइम दिया है, हफ्ते का टाइम। हमने ये इनको बोला कि हफ्ते के बाद हम इलेक्शन और ये और वो नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे धरना लगाएंगे, फिर हम आपको ये दफ्तर भी बंद। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ आपको कि जो पहले का सिस्टम था एनुअल बुकलेट देने का, वो हमने चेंज नहीं किया। एनुअल बुकलेट हम दे रहे हैं, एक ही बार उसको कलेक्ट करना है जोन से या कैंप से, एनुअल बुकलेट कलेक्ट करनी है। हाँ, हर महीने राशन, वो तो हर महीने राशन लेते हैं डिपो से। तो हमने अपने स्टाफ को, अपने जोनल अफसर को, कैंप कमांडेंट को, तहसीलदार को, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, हमारे जम्मू माइग्रेंट्स भी है, अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे भी है, सभी को हमने ये हिदायत दी है कि आप प्रॉपरली CAPD डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हर महीने माइग्रेंट को जो हो राशन टाइमली मिले। अब ये है कि यहाँ पर कुछ सुझाव आए हैं, बहुत सारे डेलीगेशन मुझे मिले कल भी परसों भी, तो उनकी कई सजेशंस आई। उन्होंने कहा कि हमें बार बार राशन डिपो पर जाना पड़ता है या जोन पे जाना पड़ता है। तो जैसे हमारे अक्रॉस द कंट्री या जम्मू कश्मीर में भी, तो जैसे राशन आधार इनेबल्ड राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी भी सजेशन आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि कैश या राशन दोनों ऑप्शन होने चाहिए, कैश और कैश इन लिeu ऑफ राशन और राशन दोनों ऑप्शन के लिए कहा। तो हमने सभी के सुझाव लिए और जो इसमें सही होगा हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप करेंगे, जो हायर लेवल के। शुमाली कश्मीर टंगमर्ग के गुलाब दजी इलाके के लोगों ने JJM के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का मुतालबा करते हुए कहा है कि इलाके में पीने के पानी की नाकाफी फराहमी की वजह से रिहाइश पजीर लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं। वकीलों का कहना है कि मौजूदा स्कीम बहुत पुरानी थी और इस स्कीम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गाँव को पीने का मुनासिब और वाफिर पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से मुतालबा किया कि जल जीवन मिशन स्कीम के तहत इलाके को पानी की वाफिर सप्लाई फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। अगर हम पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, क्योंकि 1980 में यहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं उस टाइम मेरे ख्याल से 30 से लेकर 25 घर है यहाँ पे उस टाइम आबादी। तो आज 2024 चल रहे हैं, आज यहाँ पे 200 चूल्हे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि उन पाइपों में क्या पानी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमारे जो माई बहन जो पानी जब लाने जाते हैं वो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर जाते हैं दूर पानी लाने, तो वो भी ऑटो में या फिर ट्रैक्टर में ले जाते हैं, वो लाने जाते हैं वो पानी। तो पानी का मसला यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुकम्मल तौर यहाँ पर पानी है ही नहीं, क्या पानी है तो पूरी तरह से फराहम नहीं किया? नहीं, पानी तो है, जो टंकी है यहाँ जो पोशकर में टंकी है, रिजर्व है, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है वो टंकी, वहाँ पे पानी है। लेकिन मसला ये है कि 1980 में जो मैंने अभी बात किया है कि जो पाइपलाइन बिछाए गए यहाँ तक, बस वही पाइपलाइन है अभी, वो पाइपलाइन अभी चेंज नहीं किया गया है उनको। तो जो उस टाइम 30 से 25 घर हैं वहाँ पे,
तो उनमें से कितना पानी आएगा जो आज यहाँ पे 2024 में 200 चूल्हे तक बढ़ गए हैं? सारे खुद बहुत मसला आब ये पे रोतले ते आब कुछ हासिल कर तो ये टोटली कह गुंजाइश आब ये नाल ये साढ़े 3 किलोमीटर दूर तौर पेवान लडीज पेवान आब अन तौर दोम मसला पेवान ट्रैक्टर तुलन तो नुन पोश कर तथा आब तो पता 1 लीटर मतलब ये गरस हिस्स पता लिहाजा गुजारिश करान गवर्नमेंटस ये करे सन ये मसला करे ठीक ये गुलाब दर्जस मज प्रॉब्लम ये बनान अमिच पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब हम किस पे बात करेंगे आपसे? मेरे ख्याल से 80 से पहले टंकी बनी है हमारी पोशकर में, तब से आज तक ना उस पर कोई काम हुआ है ना कुछ। पहले पानी आ रहा है पोशकर को, उसके बाद आता है पति पोशकर को, उसके बाद आता है गुलाब जी को। एक टंकी पे 11 गाँव हैं, लास्ट में हमारा ही गाँव है जिसमें पानी नहीं आ रहा है। अब हमको जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है पानी। शुमाली कश्मीर बारामूला उड़ी के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि बारामूला उड़ी शारा पर लगामा के मकाम पर पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से हादसे का खतरा लाहक है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात के शिकार हैं। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बारामूला से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और इस सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुझे लगता है मेरी भी कम से कम 42 ईयर्स होगी है, हमेशा ये जो बार बार इसको मुझे खिसकता रहता है। लेकिन अब रोड वाइडिंग का भी इसमें मसला है, वो भी एक इशू है, रोड का भी है। देखते हैं क्या करती है इंतज़ामिया, हम भी देख रहे हैं। लेकिन हमने भी पहले भी हमने एसडीएम साहब से भी यहाँ भी अपील की, बल्कि मैंने खुद डीसी साहब से भी एक बार कहा कि लगामा में ये रोड बार बार खिसकता रहता है और उसमें बड़ी लोगों को रुकावट होती है। एक एक घंटे हमारे बच्चे सवेरे स्कूल में जाते हैं और वापस आकर घर में बोलते हैं कि नहीं जी हम वहाँ पर गए थे, आज 2 घंटा हमें रुकना पड़ा। तो हमने कहा क्यों लेट क्यों, कहा कि इस तरह रोड जो खिसक गया था। तो रोड वाइडिंग जो हो रही है, रोड वाइडिंग ठीक है, लेकिन रोड वाइडिंग भी तभी है जब पहले वो लोग यहाँ पर पहले बाज़ार का भी ख्याल रखें। देखिए मैंने रोड के साथ में आपको मैं बाज़ार की भी बात करूँगा। देखिए रोड वाइडिंग होगी तो, लेकिन जब बाज़ार है तो रोड वाइडिंग भी है। जब बाज़ार ही नहीं है तो रोड वाइडिंग को क्या करना है? अगर आप यहाँ से इसको 2 वे ले रहे हैं, जैसे बारामूला टू आपने मुजफ्फराबाद तक रखा है 2 वे, आप इसको बाईपास क्यों नहीं लेते हैं बांडी से वहाँ पर परनपीला में? जब ट्रेन भी वहाँ से जा रही है बाईपास ले लें वहाँ से। ये इस तरह भी ये रोड हमेशा, मुझे नहीं लगता अगर इंतज़ामिया कितने भी करे स्लाइडिंग आती रहेगी, वो कभी कामयाब नहीं होगा। कागजी घोड़े रहे उनके। मेरी ये अपील है इनसे, आज तो गवर्नमेंट इंतजामिया मेरी अपील है उनसे, मेहरबानी करके रोड की तरफ तवज्जो करें। बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत गाड़ियों को भी नुकसान होता है, और मैं कहता हूँ क्या कहते हैं बहुत एक्सीडेंट भी इसी वजह से। मोटे इंसिडेंट होने वाले होते हैं या होते हैं तो आप यहाँ पहुँचते हो। मेरी तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ को और आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। हमने पहले भी आपने ये इशू उठाया था। ये बेसिकली बीकन के अंडर जो ये रोड है, तो मैं भी आला हुकूमत से और एसडीएम साहब से और ओसी बीकन से ये गुजारिश करता हूँ कि कभी भी यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जल्द से जल्द इस रोड को रिपेयर किया जाए। अरशाद साहब लगभग 1.5 महीने से ये रोड खिसका हुआ है और अंदेशा है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत बारिश भी हुई तो यहाँ बड़ा लैंडस्लाइड होगा। और मेरी ओसी बीकन से और एसडीएम साहब से ये गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द। नाजरीन फिलहाल खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।